वो भी तो आपको बताना है। उद्धव और ममता का क्या काम है बताइए? अभी क्या काम है उनका? उनका काम यह है पार्टी को एक रखना, सांसदों और विधायकों को बागी होने से रोकना, लीडरशिप रोल को निभाना, पार्टी को टूटने से बचाना। अगर पार्टी के किसी नेता की कोई नाराजगी है तो उसे दूर करना। लेकिन उद्धव और ममता दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को इस वक्त तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उद्धव और ममता बनर्जी का घनघोर राहु काल चल रहा है, ऐसा लग रहा है। और राहु काल से बचने का एक ही तरीका है कि रोज अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों को मिले, और अगर एक लाइन आगे जाकर कहूं तो उनकी आरती उतारे, उनकी परेशानी को सुने। क्योंकि अगर ये सांसद विधायक नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा, और पार्टी को कहीं नहीं छोड़ेंगे। पार्टी, पद, पैसा सब छीन लेंगे। लेकिन उद्धव और ममता एक अलग ही मूड में दिख रहे हैं, और इसका नतीजा दिख भी रहा है। और वो क्या? पहले उद्धव की बात कर लेते हैं। उद्धव की शिवसेना पहले ही दो फाड़ हो चुकी है। किस तरह आदि शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे जैसे तैसे चल रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद और 20 विधायक हुआ करते थे। इसमें से कल उद्धव गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। जब उद्धव के पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, उसमें भी एक के मन बदलने की खबर अभी भी हमें मिल रही है। और उनके 20 विधायकों के बीच भी थोड़ा असंतोष वाली खबर चल रही है, क्योंकि 3 विधायक उद्धव की बैठक में पहुंचे ही नहीं। यानी आप देखिए कि उद्धव के साथ दूसरी बार अब खेला होने जा रहा है, और वो इस बार भी बेबस होकर देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी हालात दिखाई दे रहे हैं। जो हाल उद्धव की सियासत का 4 साल पहले यानी 2022 से शुरू हुआ था, वही हाल अब ममता की पार्टी टीएमसी का भी हो रहा है। कल ममता जी के साथ उनकी पार्टी के बागी नेताओं ने ऐसा खेल कर दिया कि ममता जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कल टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी टीएमसी छीन ली। बागी टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। टीएमसी की स्थापना के 28 साल में यह पहली बार हुआ कि ममता बनर्जी पार्टी की अध्यक्ष नहीं है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के पद से सस्पेंड कर दिया। सीएम की कुर्सी जाने के बाद ममता के पास नेता प्रतिपक्ष की जो दमदार कुर्सी बची थी, वो भी बागी गुट ने 5 दिन पहले छीन ली। सोचिए। और अब टीएमसी का बागी गुट ममता के साथ वही करना चाहता है जो एकनाथ शिंदे के गुट ने या साथियों ने 4 साल पहले उद्धव ठाकरे के साथ किया। यानी टीएमसी पार्टी का पूरा कब्जा, पूरा कंट्रोल। और इसके लिए टीएमसी का बागी गुट स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहा है वो आपको बताती हूं। कल शाम को टीएमसी के बागी विधायक और सांसद कोलकाता के एक होटल में एआईटीसी का स्पेशल सेशन बुलाते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। इस सेशन में टीएमसी के 60 बागी विधायक और 20 सांसद शामिल हो जाते हैं। टीएमसी के 500 असंतुष्ट नेता, 16 जिला अध्यक्ष, कई पूर्व विधायक और 70 पार्षद भी इस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। और इस बैठक में टीएमसी की नई नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया जाता है। 30 मेंबर्स को इसमें शामिल कर लिया जाता है। टीएमसी की नई नेशनल वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अरूप रॉय। और पहले इस पोस्ट पर कौन था? ममता बनर्जी। तो टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए गए संदीपन साहा, जावेद खान, ऋतव्रत बनर्जी। और पहले कौन होते थे इस पोस्ट पर? अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रतन घोष। ये 3 लोग टीएमसी वर्किंग कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए। यानी टीएमसी पूरी की पूरी बदल गई। चेहरा, मोहरा, नेता, लोग, पदवी सब बदल दिया। टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एकदम साइडलाइन कर दिया। इन दोनों मुक्त टीएमसी कर दी और टीएमसी वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया। मतलब यह हुआ कि जिस टीएमसी में कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उसी टीएमसी में अब ममता और अभिषेक की हैसियत सिर्फ एक साधारण ऑर्डिनरी लीडर जैसी हो गई। और लीडर भी नहीं भैया, कार्यकर्ता कहिए आप। कोई पद नहीं पार्टी में, कोई पावर नहीं।
ममता गुट के नेताओं को अभी भी लग रहा है कि टीएमसी तो ममता बनर्जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसको कौन हथिया सकता है किसी में इतनी हिम्मत? आप खुद सुन लीजिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे। तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। तो उद्धव और ममता की पार्टी में टूट हो गई तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा आप जानते हैं? कौन बताएगा किसे मिलेगा? हाँ लोकसभा में एनडीए का संख्या बल क्या है? एनडीए के पास है 318 सांसद। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखिए 20 आए किसके? टीएमसी के, और 6 जोड़ो इसमें किसके आए? यूबीटी के। तो ये हो गया 318। अब लोकसभा में 2/3 बहुमत जो है वो कितना है? 362। 2/3 बहुमत से कितना कम है एनडीए? तो फिर टूटेंगे तो कहां जाएंगे? फायदा किसे हुआ? एनडीए को। तो ये जो डगर है पनघट की वो बहुत खतरनाक है। और ये तो लोकसभा का इस वक्त मैं बता रही हूं। अब जरा आपको राज्यसभा का बताते हैं। राज्यसभा का डालिए भैया। राज्यसभा में एनडीए का संख्या बल क्या है? हाँ, बहुत बड़े होशियार हो रहे हैं आप लोग। 154 सांसद है एनडीए के, सिर्फ 10 कम है। कितने कम है? 2/3 के लिए कितना चाहिए? 164। तो भाई कैंसिल, माइनस कर लो ना 164। तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इसका खेल क्या है? ये खेल है यहां पर। और जब बंगाल में 3 सीटें अभी खाली हुई हैं तो वो भी घट जाएगा। तो 10 में से अगर माइनस कर दीजिए कितनी? 3, तो कितना हुआ? 7। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ो, मतलब मैथ्स में बिस्वा बहुत काम करना है हमें। ये हो गया 7। अभी 3 खाली होंगी ना तो 7 आ जाएंगी। तो 2/3 बहुमत से कितना कम हो जाएगा एनडीए? फिर 7 हो जाएगा। और 7 हुआ तो फिर क्या हुआ? वो जितने भी बिल पड़े हुए ना पास करवाने वाले, सारे पास हो जाएंगे। मतलब संसद ने दोनों सदनों में एनडीए जिस स्थिति में थी उस स्थिति में संशोधन हो नहीं पा रहा था। किसका संशोधन करना था रवि? बिलों का संशोधन नहीं होता है भैया, संविधान का संशोधन। एनडीए को राज्यों में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भैया जब बिल केंद्र में पास होता है, एक बात ध्यान रखना, संविधान संशोधन जब होता है तो फिर वो राज्यों में भी, 2/3 राज्यों में भी उसे पास करना। कोई भी अगर संशोधन संविधान का आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सदन में किया और काम हो गया, नहीं नहीं, फिर 2/3 राज्यों में भी आपको वो संशोधन करना पड़ता है, तब जाकर वो संशोधन पुख्ता हो जाता है, कानून बन जाता है। अब एनडीए को राज्यों में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त 22 राज्यों में किसकी सरकार है? एनडीए की। और बिल के समर्थन में कम से कम 15 राज्यों की सहमति, 2/3 ना,
तो जो एनडीए के पास आसानी से इस वक्त मौजूद है। तो सारा खेल जहां हो रहा है वो देख लीजिए और समझ लीजिए। मोदी सरकार भले ही संसद में 2/3 बहुमत साबित करने की स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि सरकार के एजेंडे में 3 अहम बिल है और सरकार चाहती है कि ये तीनों बिल पास करवाकर 2029 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली व्यवस्था देश में लागू कर दी जाए। और इसीलिए 3 साल पहले यानी 2023 से ही मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की कवायद को शुरू कर चुकी है और एक के बाद एक उस पर काम करने की शुरुआत भी हो गई है। कैसे? मोदी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। 24 मार्च 2024 को 191 दिन बाद उसी समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में समिति ने देश के एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश कर डाली है। इधर ये सब चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन को शामिल किया ही है। तो फिर जब ये आंकड़े एक साथ जुड़ेंगे तो आप समझ लीजिए ये आंकड़े उसी तरफ इशारा करेंगे। किस तरफ इशारा करेंगे? बदलाव की तरफ। और अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। बढ़े कि थक गए? पढ़े पढ़ती